यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग बेसिक केमिस्ट्री के क्लास में हमारा लेसन 5 होगा और टॉपिक्स हमारा होगा एजियोट्रॉप्स एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। लेकिन आज हम दो क्वेश्चन के साथ एंट्री कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं हम कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर टू गैसेस आर 21.5 एंड 49.5, which gases is more soluble and why? फिर से मेरा क्वेश्चन सुनिएगा कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर टू गैसेस आर 21.5 एंड 49.5 एटमॉस्फेयर, which gases is more soluble and why? तो एक बार रिकॉल करो आप अपने हेनरीज लॉ को। हेनरीज लॉ क्या था आपका? P इज इक्वल टू KH काय, और काय क्या है? एक तरह से आपका स्केल है, मेजरमेंट है किसका? सॉल्युबिलिटी का। तो यदि KH बढ़ेगा एट कांस्टेंट प्रेशर तो काय क्या होगा? कम हो जाएगा। तो KH हमारा किसका ज़्यादा है? 49.5, जिसका 49.5 है वो तो लेस सॉल्युबल हो जाएगा, जिसका 21.5 है वो मोर सॉल्युबल होगा, बिकॉज KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। दूसरा क्वेश्चन जो आज हमारा है, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब आपको पूरे इस लेसन में एजियोट्रॉप्स टॉपिक्स में ढूंढना पड़ेगा बेटा। वाई वाटर कैन नॉट बी कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। फिर से क्वेश्चन सुनिए। Why water cannot be separated completely from aqueous solution of ethyl alcohol? तो इस क्वेश्चन का जवाब इसी में छिपा हुआ है। तो जरा इसको एक्सप्लोर करते हैं। एजियोट्रॉप्स, ये वर्ड क्या है? जो हम लोगों ने कल फिनिश किया था कि नॉन आइडियल सोल्यूशन और आइडियल सोल्यूशन। तो ये नॉन आइडियल सोल्यूशंस में ये पूरा इसका डिस्क्रिप्शन छिपा हुआ है। हमने एक चीज़ बताया था आपको कि जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है उसका PT ऑब्जर्व मीन्स P टोटल ऑब्जर्व इज आइदर मोर देन और लेस देन कैलकुलेटेड P टोटल अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। जितना ज़्यादा वो वेरिएशन होता है P टोटल ऑब्जर्व और P टोटल कैलकुलेटेड में, वो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करने में हेल्प करता है। तो तरह की सम लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग फॉर्म्स एजियोट्रॉप्स व्हिच हैज a same composition in liquid phase and vapor phase। देखिए कंपोजिशन का बात हम कर रहे थे तो किससे रिलेट कर रहे थे? मोल फ्रैक्शन से रिलेट कर रहे थे। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब कंपोजिशन की जब बात हम कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि सेम कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज एंड while at a constant temperature, so such mixtures are called एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसी मिक्सचर को क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक mixture. In such cases, it is not possible to separate the components by fractional distillation. अभी हमारा क्वेश्चन क्या था आपसे कि why water cannot be completely separated from aqueous solution? तो आप देखोगे कि जो हमारा मेनली ट्रेडिशनल फॉर्म है अल्कोहल बनाने का, क्या है ट्रेडिशनल फॉर्म? फर्मेंटेशन ऑफ केन शुगर। आप केन शुगर से जो इथेनॉल बनाते हैं वो इथेनॉल वाटर मिक्सचर होता है। एंड इथेनॉल वाटर मिक्सचर दैट इज ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स आर रिच इन वाटर, सो इट इज कंसंट्रेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टू एट द बेस्ट, बट व्हेन their composition becomes 95% by ethanol, now it is not possible to separate the mixture
बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्यों ऐसा नहीं कर पाते हैं? तो इसी चीज़ को देखने के लिए आज हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट किया है, एजियोट्रॉप्स। तो एजियोट्रॉप्स में हमने कल जो देखा था कि नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग निगेटिव डेविएशन। तो जो पॉजिटिव डेविएशन था आपने क्या देखा था कि उसमें एवी इंटरेक्शन वीकर था, इसका मतलब पी टोटल ऑब्जर्व जो है वो मोर होगा देन कैलकुलेटेड। तो यदि हम जो पॉजिटिव डेविएशन वाला होगा तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होगा, और जो निगेटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सोल्यूशन है जिसका पीटी ऑब्जर्व इज लेस देन पीटी कैलकुलेटेड, तो उसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहेंगे। तो यहाँ पर ये बदल क्यों रहा है? पॉजिटिव वाला मिनिमम कह रहे हैं हम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है और निगेटिव वाला कह रहे हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो बॉइलिंग वर्ड हम बोल रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं, ये वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। तो एक बार थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं। इसको इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा कि बच्चे को, अभी भी बच्चे हमारे क्लास 12 में आ गए हैं, लेकिन यदि हम पूछते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है तो इमीडिएट 50% स्टूडेंट हमारे जवाब देते हैं कि द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। लेकिन ऐसा है नहीं बेटा, आपने पढ़ चुके हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो इसको थोड़ा सा आपको रिकॉल कराने के लिए ये देखिए कि टेम्परेचर से कैसे बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड है। यदि हमारा ये एक्सटर्नल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो आप देख रहे हो कि वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। कोई लिक्विड है और आप ऐसे देख रहे हैं कि ये टेम्परेचर बढ़ने पर इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया है? एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया। तो इसी टेम्परेचर को, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इसी को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। आप देखो, इसका भी हमने लिया है बॉइलिंग पॉइंट। आप देखो कि आपका 11th क्लास में क्वेश्चन था कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू कुक राइस और बॉइल एन एग एट हाई एल्टीट्यूड। मतलब जब हम पहाड़ों पे जाते हैं और ओपन कंटेनर में कोई खाना पकाते हैं तो डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? तो आप जानते हो हाई एल्टीट्यूड पर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या वही रहता है? नहीं रहता है। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 से कम होगा तो लिक्विड कहाँ बॉयल हो जाएगा? यहीं तो बॉयल हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? पहले ही बॉयल हो गया आपका। ठीक इसी तरह से जब प्रेशर कुकर की बात करते हैं, आपका खाना बहुत जल्दी पक जाता है तो यहाँ पर अब 2 एटमॉस्फेयर 4 एटमॉस्फेयर, तो क्या होगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी बढ़ जाएगा। इसका मतलब आपको क्या चीज़ याद रखना है कि वेपर प्रेशर से रिलेटेड है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यदि कांस्टेंट है तो बॉइलिंग पॉइंट। तो किस लिक्विड का? तो जब आप नॉन वोलेटाइल कोई सॉल्यूट डालते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं कि वेपर प्रेशर लोअर्ड हो जाता है। लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में हमने देखा कि दोनों बिहेवियर्स आ रहा है, वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो जब बेटा वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट पहले पहुंच जाएगा। तो दोनों कंपोनेंट से पहले पहुंच जाएगा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे आप? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। लेकिन जब हमारा स्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पीटी ऑब्जर्व इज लेस देन पीटी कैलकुलेटेड, वो जो ऑब्जर्व है उससे कम है, तब आपका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम करना होगा, टेम्परेचर बढ़ाना होगा। तो इसलिए इस चीज़ को अच्छी तरह से आपको समझना है। तो पहला केस हम लोग ले रहे हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसमें एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इथेनॉल और वाटर। ये बना है एजियोट्रॉप। इसका प्योर बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा है 78.5 डिग्री सेल्सियस, और इसका जानते ही हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब एजियोट्रॉप ये बन गया
तो ये 78.1 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉइल कर रहा है। इसका मतलब इसके दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट से यदि हम इसका कंपेयर करें तो दिस इज मिनिमम बॉइलिंग रेडियस। तो ये पेयर कल हम लोगों ने देखा था, कैसा पेयर है बेटा? पॉजिटिव डेविएशन का पेयर। तो जब पॉजिटिव डेविएशन का पेयर है तो मतलब स्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा हुआ, पीटी ऑब्जर्व ज़्यादा हो गया, तो ये इनका वेपर प्रेशर पहले ही एक्सटर्नल प्रेशर को अचीव कर लिया, तो इसीलिए ये पहले बॉइल हो गया। अब क्या ये जैसे 50% इथेनॉल है, 50% वाटर है, क्या जो ड्रॉप बनेगा? नहीं, नेवर। एक सिंगल पॉइंट आता है बेटा, उस पॉइंट के बाद यदि आप थोड़ा सा इस तरफ या इस तरफ होते हैं तो एजियोट्रॉप्स नहीं रहता है। इसको एक ग्राफ से हम देखते हैं, फिर आपको एकदम एक क्लियर हो जाएगा, फिर एजियोट्रॉप्स में कोई परेशानी नहीं रहेगी। यहाँ पर हमारा ट्राइइथेनॉल है, ट्राई वाटर, इधर हमारा TiH2O बढ़ रहा है। ये टेम्परेचर है, ये इथेनॉल का प्योर का बॉइलिंग पॉइंट हम मेंशन कर रहे हैं 351.5 केल्विन। यहाँ पर वाटर का 373 केल्विन। ये जो पॉइंट देख रहे हो बेटा, ये करीब करीब 351 केल्विन। ये जो कर्व है ये वेपर फेज के कंपोजिशन का मोल फ्रैक्शन को बता रहा है, और वेपर फेज, और ये नीचे वाला जो है बेटा ये लिक्विड फेज में बता रहा है। यदि ग्राफ क्लियर हो गया, फिर आपको एजियोट्रॉप्स कभी भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, और ये भी आप आराम से बता सकते हैं कि हर जगह एजियोट्रॉप्स तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्राइइथेनॉल जो है ये 0.944 है इसका मोल फ्रैक्शन। तो वाटर पॉइंट 056 हो जाएगा, और इसको करस्पेंडिंग यदि आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये 95% इथेनॉल है। इसीलिए आप बुक में लिखा हुआ देखते हैं कि व्हेन दिस कंपोजिशन हैज अचीव्ड, नाउ वी कांट सेपरेट बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप सेपरेट इसको नहीं कर पाएंगे, मतलब एब्सोल्यूट अल्कोहल यदि आप चाहते हो कि 100% हम इथेनॉल हो, जिसको एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं, तो इस मेथड से तो आप नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। क्यों? क्या बन गया है? एजियोट्रॉप्स। तो ये बेटा वेपर फेज का कंपोजिशन है, ये लिक्विड फेज का कंपोजिशन है, ये आपका वेपर फेज का कंपोजिशन है, ये आपका लिक्विड फेज का कंपोजिशन है। अब आप देखो इस पॉइंट पर दोनों का वेपर फेज और लिक्विड फेज
का कंपोजिशन मोल फ्रैक्शन जो बात कर रहे हैं हम लोग बार बार, कंपोजिशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे ये अचीव हुआ, अब आप इसको फर्दर सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मिनिमम कौन शो करेगा, जो पॉजिटिव डेविएशन होगा फ्रॉम रॉल्स लॉ। जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है, पॉजिटिवली डेविएट करते हैं, उनको किस कैटेगरी में रखोगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। नाउ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो अब आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा जो मैंने शुरू में आपको शेयर किया था कि वह इथेनॉल कैन नॉट बी कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथाइलिन। अब क्लियर हो गया होगा। तो बार बार ये ना हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे के मन में रहता होगा क्यूरियोसिटी, लेकिन कभी नहीं पूछता कोई कि बताइए सर तो कौन सा मेथड होगा कि जिससे हम इसको सेपरेट कर पाएंगे। तो इसके लिए बेटा होता है एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन में हम थर्ड कंपोनेंट डाल देते हैं, जैसे बेंजीन डाल देते हैं, फिर उनका और लोअरिंग हो जाता है और फिर हम सेपरेट्स कर लेते हैं। दूसरा मेथड है बेटा मॉलिक्यूलर सीव मेथड, जो आप जियोलाइट्स में पढ़े हैं, जिसमें वाटर तो एब्जॉर्ब हो जाता है, इथेनॉल बच जाता है। तो ये सारे मेथड्स हैं जिससे आप कर सकते हो। जब एजियोट्रॉप्स बन जाए तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तो नहीं होगा, इसको ध्यान रखना। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स ये फिर आपको हम चलेंगे पीटी ऑब्जर्व पर। तो पीटी ऑब्जर्व इज लोअर देन द पीटी कैलकुलेटेड। जो हमारा पी टोटल ऑब्जर्व हुआ है नॉन आइडियल सोल्यूशन का, वो लोअर है, तो इसीलिए हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कहाँ जाएगा, मैक्सिमम पे जाएगा, इसीलिए उसको हम बोलते हैं। तो इसमें बेटा नाइट्रिक एसिड, कल हमने एग्जाम्पल लिया था, वाटर, यदि इसका एजियोट्रॉप्स बनता है, एजियोट्रॉप्स बनता है, तो ये हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है। HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट होता है 86 डिग्री सेल्सियस, वाटर प्योर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जब एजियोट्रॉप्स बन जाएगा तो इसका जानते हैं 120.5 डिग्री सेल्सियस, दोनों ही कंपोनेंट से ज़्यादा। इसका मतलब इन्होंने क्या किया होगा, वेपर प्रेशर को बहुत ज़्यादा कम कर लिया होगा। तो इसीलिए बेटे कंपोनेंट को क्या करने का जरूरत पड़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत पड़ रहा है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, ये एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया था, बड़ा अच्छा सवाल था उसका, कि सर आप जो लैब में नाइट्रिक एसिड निकालते हैं उस पर लिखा रहता है 68, और आप तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, और सर सल्फ्यूरिक एसिड में तो हमने देखा है लिखा हुआ है 98% बाय मास। सर 30% का डिफरेंस है और आप कह रहे हैं कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है। तो लैब में आपने देखा होगा कि हम नाइट्रिक एसिड में ज़्यादा परवाह नहीं है और यूज करते हैं। हालांकि बहुत सारा इक्वेशंस जो हैं वो बदल जाता है, रिएक्शन का प्रोडक्ट बदल जाता है, लेकिन जो नॉर्मल हम अपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज करते हैं वहाँ पर, तो क्यों ऐसा, ये 68% और ये 32%, जानते हो बेटा वही रीजन है कि ये जो ड्रॉप्स बन जाता है तो आपको कोई और कॉस्टली मेथड यूज करना पड़ेगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तो ये सेपरेट नहीं होगा क्योंकि ये जो ड्रॉप्स बन गया। तो ये रीजन यही है कि लैब में सल्फ्यूरिक एसिड तो 98% वाला आता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड 68% वाला, क्योंकि अब इससे फर्दर सेपरेशन आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तो नहीं कर सकते क्योंकि ये एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन इसको बोलते हैं। लेकिन इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो आपने जो देखा था वो कर्व लिक्विड फेज और जो वेपर फेज का कर्व है वो दोनों ही क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, आप सेपरेट कर पाओगे। तो यही एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पे हम इसको नहीं कर पाते।
सीखा बेटा? सबसे पहले हमने सीखा है एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स दो तरह का होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम एजियोट्रॉप्स। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स वाला कहाँ से मिलता है हमको? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो इस तरह से हम एजियोट्रॉप्स। अच्छा, किसी भी कंपोजिशन में यदि लिक्विड को मिलाते हैं, जैसे एसिडिक वाटर, कहीं भी वो एजियोट्रॉप्स नहीं बनता, तो क्या बोलते हैं इसे मिक्सचर को? सोचिएगा, पूछेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में कि ऐसे मिक्सचर को फिर क्या कहते हैं। जब आप ढूंढेंगे, जब आप खोजेंगे, तो लर्निंग के नए हाइट पे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये जितना आपने सीखा, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शंस, जो भी आपने कंपोनेंट्स पढ़ा है, ये सब यहीं पे यूज करने के लिए पढ़ा है। मतलब यदि हम आ जाएं अपने आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही एक क्वेश्चन CBSE हर एक बार पूछती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इसको ध्यान से हमें सीखना है कि क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और किसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल बट डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स are called colligative property. Again I am repeating, the properties which depends upon the number of moles of solid particle but do not depend upon nature of the solid particles are called colligative properties. These are four. One, relative lowering of vapor pressure, lowering of vapor pressure। पहला रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। सो वन बाय वन हम लोग देखते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर और क्यों इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, क्यों इसको आप बोलते हैं कि ये नंबर ऑफ मोल्स पे ही डिपेंड करेगा और ये नेचर पे डिपेंड नहीं करता। थोड़ा सा हम रॉल्ड्स लॉ से इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए, यदि हमारा A वोलेटाइल कंपोनेंट है तो रॉल्ड्स लॉ क्या होता है, PA इक्वल टू P0A। एक बार फिर इसका हम सारा बताते हैं आपको। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A है, ये वेपर प्रेशर ऑफ Q, ये A कंपोनेंट का है जो वोलेटाइल है, और जो ये है वो मोल फ्रैक्शन इसी कंपोनेंट का है। तो इसको बेटा आप ऐसे लिख सकते हैं P0A 1 माइनस B। क्यों लिखा इसको? क्योंकि A प्लस B इज इक्वल टू 1। इसको जरा सा रीअरेंज करते हैं, खोलते हैं इसको, तो क्या आएगा P0A B PA। इस टर्म को इस तरफ, इस टर्म को इस तरफ यदि कर लें तो देखिए क्या आता है, P0A B इज इक्वल टू P0A माइनस PA। व्हाट इज दिस टर्म? इस टर्म को हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपको 1 मार्क्स में हो सकता है ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए
तो बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमारा आंसर होगा नो, नो इट इज नॉट। व्हाई? बिकॉज इट्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर। ये जो P नॉट ए है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यदि वाटर होगा तो कुछ और होगा, बेंजीन होगा तो कुछ और होगा, कार्बन डाइसल्फाइड होगा तो कुछ और होगा। तो ये तो नेचर पर डिपेंड कर रहा है, तो इट इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन थोड़ा सा चेंज करें, देखिए P नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाई P नॉट ए। अब देखिए दिस टर्म इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ this term is called relative lowering of vapor pressure. So now this is equal to mole fraction of solute. This is equal to mole fraction of solute. So it is mole fraction. क्या फर्क पड़ता है यदि हमने यहाँ पर यूरिया का सॉल्यूट रखा है, या ग्लूकोज का रखा है, या सुक्रोज का रखा है? तो ये तो सिर्फ मोल फ्रैक्शन है, क्योंकि आप इसको एक्सपेंड करो तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, ये तो नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये नेचर पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड यू नो ऑल द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर utilizing to calculate the molar mass of a solute particle. This is one of the way for determining the molecular mass. तो यदि हम इसको एक्सपेंड करें तो आप क्या लिखोगे? गिवन मास बाय मोलर मास, तो आप निकाल सकते हो यहाँ से। और नीचे यदि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज एप्लीकेबल फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, सो हियर NB इज वेरी वेरी लेस in comparison to Na. So अब आपके पास क्या आ जाएगा? WA by MA। तो ये पूरा फॉर्मूला यदि हम इसको लिखें तो देखिए रीअरेंज करके कैसे लिखते हैं। एक बार फिर से यहाँ से आते हैं, यदि आपने लेट ज्वाइन किया है, देखिए PA इज इक्वल टू P नॉट ए का ये P नॉट ए 1 माइनस का भी, P नॉट ए माइनस P नॉट ए का भी। सो रीअरेंज करने पर P नॉट ए का भी to P naught A minus PA. This is called lowering of vapor pressure. It is not a colligative properties. और लेकिन ये colligative property हो रहा है relative lowering of vapor pressure, क्योंकि ये सिर्फ मोल फ्रैक्शन इसमें है, किसी नेचर में डिपेंड नहीं करता। तो इसको जरा सा इसी टर्म को यहाँ ले आते हैं। तो ये फार्मूला बना, और ये है आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, और ये हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। स्टेप न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। ये बेंजीन का P नॉट है। A non-volatile, non-electrolyte solid weighing 0.5 gram
0.5 gram is added to 39 gram of solvent benzene, 39 gram. The vapor pressure of the solution then is 0.845 bar. Calculate the molar mass of solute. फिर से क्वेश्चन देखते हैं बेटा. क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन at a certain temperature is 0.850 bar when a non-volatile non-electrolyte solid weighing 0.5 gram is added to 39 gram of solvent. Then now the vapor pressure of solution is 0.845 bar. Calculate the molar mass of the solute. ये आपको निकालना है. तो देखिए बेटा क्या क्या गिवन है. तो इसमें जो कंप्यूटेशन है सीबीएसई के हिसाब से आप ये और कंप्यूट कर देंगे तो हाफ मार्क्स के लिए अवार्ड होगा. फिर यदि आप इसके सारे वैल्यूज रख देते हैं और इसका कैलकुलेट करते हैं तो फिर हाफ मार्क्स है. यदि फिर यूनिट डालते हैं तो यूनिट का हाफ मार्क्स है. तो इस हिसाब से भी हमें आगे बढ़ना है. तो ये देखिए क्या है बेटा, डब्ल्यू बी कितना ग्राम है आपका 0.5, ये आपको मालूम नहीं है. मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बेंजीन का फार्मूला C6H6 है तो 78 होगा और ये 39 ग्राम दिया हुआ है. ये P0A पॉइंट -0.845 बाय 0.850. यदि इसको आप कैलकुलेट करते हैं, बहुत आसान कैलकुलेशन है, तो ट्राई करिए. कर लिया होगा आपने, चेक करिए. यही आ गया आपका 170 ग्राम पर मोल. तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. Elevation in boiling point. अभी हमने देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या था, कि बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड. बट whenever a non-volatile solute is added in a liquid, then the vapor pressure gets decreases. If vapor pressure gets decreases, so it may elevate the boiling point of solvent. ये क्या करता है कि boiling point को elevate करता है. अब कैसे हम कहते हैं इसको कि ये elevation in boiling point भी colligative property है. तो पहले इसको फिर से हम एक कर्व बनाते हैं. ये वेपर प्रेशर है
ये आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पर ये देखिए, ये सॉल्वेंट है। अभी आपने कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं डाला, तो ये इसका रहा वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर इस पॉइंट पर जाकर के, ये T0 है, तो ये कौन सा पॉइंट है, क्या बोलेंगे आप इसको? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब whenever you added non-volatile solute, the vapor pressure of solution gets decreases। अब तो वेपर प्रेशर कम हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई ये बॉइल ही नहीं कर रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि इसे क्या किसको अचीव करना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर को, लेकिन यहाँ पर नहीं, तो हमें और हीट करना पड़ेगा। तो यदि हम हीट किए तो ये यहाँ पर आके बॉइल करेगा। T1 ये है हमारा सॉल्यूशन। तो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट आ गया? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो आपका डिफरेंस आ रहा है बेटा, क्या डिफरेंस आ रहा है? T1 माइनस T0। T1 क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। T0 क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीवी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो है एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट डेल्टा टीवी is directly proportional to molality. What is molality? Molality is the number of moles of solute in 1 kilogram of solvent. Second, it is number of moles of solute. It does not depend upon 1 mole of urea or 1 mole of glucose or 1 mole of sucrose. 1 mole of solute. So molality is the number of moles of solute dissolved in 1 kilogram of solvent. Hence it is called colligative properties. So delta Tv is equal to Kb into m. Kb is called molar elevation constant. क्या बोलते हैं इसको? Molar elevation constant. इसको विलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। और कैसे डिफाइन करोगे आप इनको? So molar elevation constant is equal to elevation in boiling point when molality of the solution is unity, 1 mole per kilogram। आपको Kb का वैल्यू पता लग जाएगा। यदि आपने मोलालिटी 1 रख दिया तो जितना आपका एलिवेशन होगा वही तो Kb है। और इसका यूनिट क्या होता है? केल्विन किलोग्राम पर मोल। कहाँ से आएगा? यदि आप Kb लेंगे तो डेल्टा Tv बाय m होगा, और यहाँ से आप इसका यूनिट ले सकते हैं, डेल्टा टीवी बाय प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल सिस्टम देख लेते हैं, फिर हम काम करते हैं। इसका एप्लीकेशंस पता है आपको क्या करते हैं? जैसे आजकल पहले जो इंजन था गाड़ी का, कार का, उस इंजन में क्या होता था कि रेडिएटर में वाटर डालते थे, और आपको जो इंजीनियर्स थे, कार मैकेनिक्स थे, एडवाइस करते थे कि 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पर जाके इंजन को ऑफ कर दीजिए, रेस्ट कर लीजिए। लेकिन अब जो डेमो देते हैं, यदि आप किसी एजेंसी वगैरह में जाएंगे तो कहेंगे आप नहीं थकेंगे तब तक चलाइए। क्या मतलब है? क्या चीज़ चेंज हो गया, किसके कारण ऐसा हो रहा है? तो आप जानते हैं कि वहाँ पर इथिलीन ग्लाइकॉल मिक्स कर रहे हैं, और उसमें दूसरा अमाउंट भी केमिकल्स कुछ डालते हैं, जिसको हम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? कूलेंट। तो जो बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट नहीं होने देता है, और जब तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ेगा तब तक आपका इंजन गर्म नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका यूज भी हम सीख सकते हैं।
क्वेश्चन है 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 500 gram of water. Calculate